बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ है और 21 नए चेहरों मंत्री पद की शपथ ली है। 21 नए चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें से 12 बीजेपी के और जेडीयू से 9 विधायक मंत्री बने हैं। और इसके क्या कुछ मायने हैं और इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं। और विवेक, 21 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं, इसे लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया है बिहार में? जी बिल्कुल, नीतीश कैबिनेट के जो बता दें कि 45 दिनों के बाद जो है ये कैबिनेट विस्तार हो गया है। और ऐसे में साफ तौर पे जो कही जाए तो तमाम जो लोगों को जिम्मेदारियां दी गई है। ऐसे में जेडीयू की बात कर जाए तो जेडीयू में पुराने लोग हैं, उन्हीं लोगों का मंत्री का जिम्मेदारी दी गई है। उसके साथ साथ बीजेपी में 9 नए चेहरे हैं और उसके साथ कई जो पुराने ही मंत्री हैं, जिस तरीके से मंगल पांडे हो और उसके साथ साथ नितिन नवीन हो और ऐसे जो नीरज बबलू हो, ये सब पुराने मंत्री हैं। पिछले सरकार में ये लोग मंत्री थे और पिछले सरकार में अगर बात कर जाए तो इन लोगों को जो नितिन नवीन को पथ निर्माण का जिम्मेदारी दिए गए थे। लेकिन अभी किसी के पास जो कैबिनेट का विस्तार तो हो गया, लेकिन अभी किसी को किसी विभाग का अभी जिम्मेदारी नहीं दी गई। एक गुप्त जिम्मेदारी है और इसके बाद जो कल तक संभवतः सभी लोगों को बांट दिया जाएगा जो जिम्मेदारियां, किनको कौन से विभाग का जिम्मेदारी रहेगा। और इसके साथ साथ बता दें कि जो इस बार जो कही जाए तो साहनी से जो मल्लाह जाति से होते हैं उसका 2 लोगों को साधने की कोशिश की गई है। एक तरफ जो है हरी साहनी को बनाया गया है बीजेपी की तरफ से मंत्री, तो वहीं जेडीयू की तरफ से मदन साहनी पहले से ही थे। और ऐसे में लेकर दोनों पार्टी है वो दोनों पार्टियां जो अपने अपने वोट कोर वोट जो है उसको साधने में जुटी हुई है। ऐसे में साफ तौर पे जो इस बार जो कही जाए तो इस बार जातिगत समीकरण को देखते हुए इस बार की गई है। और एक तरफ जो बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी के कुल 12 मंत्री हैं तो वही जेडीयू के कोटे से 9 मंत्री बने हैं। तो कुल मिलाकर जो है 21 लोग इस बार जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। और इसके साथ साथ जो कल संभवतः जो कही जाए तो आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन जैसी डेट की घोषणा करेगी उसके बाद। और ऐसे में ये आनंद फानन में आज कैबिनेट का विस्तार किया गया है। और कैबिनेट के विस्तार के बाद जो एक तरफ जो विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रही है कि क्या जो नीतीश कुमार जो कह रहे थे कि हमारे जो पार्टी बिहार में सबसे बड़ी है, और ऐसे में नीतीश कुमार क्या बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं। क्योंकि अगर नीतीश कुमार के इतिहास से अगर जिक्र की जाए तो वो शुरू से सत्ते में रहे हैं, उसके साथ साथ उन्होंने किसी के सामने घुटने नहीं टेके। इस बार जो उनके कोटे से जो कही जाए तो जेडीयू कोटे से 9 मंत्री बने हैं। और इसके साथ जो सभी लोग जो पुराने मंत्री हैं, साथ ही लेसी सिंह हो, चाहे जमा खान हो, चाहे शीला मंडल हो, चाहे और मदन साहनी हो, ये लोग जो तमाम जो लोग हैं सभी पुराने कैबिनेट के हैं। और ऐसे में जो पुराने में अगर बात कर ले तो कुल में अगर जेडीयू बीजेपी के कोटे से अगर अगर जेडीयू कोटे से अगर टोटल की बात कर ले तो श्रवण कुमार पहले ही और विजेंद्र यादव पहले ही शपथ ले चुके थे। और ऐसे में बीजेपी की तरफ से बात कर ले, बीजेपी से एक कोटे पहले ही प्रेम कुमार शपथ ले चुके थे। और इसके बाद जो बीजेपी की अगर बात कर लिए तो 13 मंत्री हो जाता है। उसके साथ जेडीयू में 11 मंत्री, यानी इसमें भी कम आंकड़ा पड़ रहा है। 11 एक तरफ 13 का समीकरण। और ऐसे में जो इस बार जो है जातियों को देखते हुए जो मंत्रालय का विस्तार किया गया है कि मल्लाह जाति हो चाहे उच्च जाति के सामान्य जाति में जो राजपूत हो, उनके भी कोर वोट को साधने के लिए दोनों पार्टी जुटी हुई है। एक तरफ देखा कि बीजेपी नीरज बबलू को दिए, जो नीरज बबलू सहरसा से आते हैं और कोसी का क्षेत्र में उनका अच्छी पकड़ है। और इसके साथ साथ जो बता दें कि जो नौनिया समाज से जो आती हैं, जो चौहान जाति से, जो उसका में रेणु देवी का जो बीते दिनों पिछले सरकार में वो उप मुख्यमंत्री थी और इस बार उनको मंत्रालय में जगह दिया गया है। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि इस बार भी उनको जो आपदा विभाग का जो है वही मंत्रालय इस बार उनको मिला है। क्योंकि पिछले सरकार में भी उप मुख्यमंत्री के साथ उनके पास आपदा विभाग था और इस बार भी उनके पास आपदा विभाग ही जाने की संभावना है। अब देखना होगा कि मंत्रालय तो विस्तार तो हो गया, लेकिन अब किनको कौन से जिम्मेदारी दी जाती है वो सबकी नजर बनी रहेगी। जी उदय, बिल्कुल। नीरज सिंह बबलू ने जय श्री राम के नारे लगाए, ये भी चर्चा में रहा विवेक। और इसके साथ साथ अब कहा जा सकता है कि बीजेपी सीधे सीधे अब बिहार में बड़े भाई की भूमिका में खुद को स्थापित कर चुकी है। जी बिल्कुल, साफ तौर पे जो कहे जाए तो राजभवन के अंदर देखा कि एक
संवैधानिक जगह यहाँ पे रहते हैं और उस जगह पे जय श्री राम का नारा गूंजा। और उसके साथ साथ देखा कि मिथिलांचल का जो कल्चर है उसको वहाँ भी देखने को मिला। एक तरफ जो हरीश साहनी है और भी जो मदन साहनी है, देखा कि उन लोग जो मिथिला का जो रहा मखाना और साथ ही साथ जो टोपी का जो एक से वहाँ से परंपरा शुरू हुई चलते आ रहे, उसी देखा वहाँ के जो टोपी था खादी का टोपी पहने हुए थे। और इसके साथ साथ जो जय श्री राम का नारा गूंजा। उसके साथ साथ इस बार जो बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीट को लेकर भी नारा गूंजा। तमाम जो कार्यकर्ता थे उन्होंने अपने जो लोगों के जो कही जाए तो अपने लोगों को साधने के लिए और नारेबाजी भी किया। उसके साथ साथ जो जेडीयू भी इस बार जो पिछले अगर बात कर लिया, पिछले जब नीतीश कुमार जब शपथ ले रहे थे उस समय जेडीयू के कम कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन इस बार भी जेडीयू भी कोई कोर कसूर नहीं छोड़ी है। जेडीयू भी अपने कार्यकर्ताओं को वहां पे पहुंचाया, राजभवन के लिए पास निर्गत करवाया। उसके साथ साथ बता दें कि बीजेपी के तो कई लोग पहुंचे ही हैं, लेकिन जो जेडीयू से भी कई लोग पहुंचे। उसके साथ साथ जो सब राजभवन के अंदर सबकी जो एक ध्यान केंद्रित करने वाला रहा वो एक संवैधानिक जगह, उस पर वहाँ जय श्री राम का नारा गूंजा। और उसके साथ साथ इस बार जो 400 के पार इस तरीके का जो बीजेपी का नारा है वो भी नारा वहाँ पे देखने को मिला। लेकिन अब इसका जो कही जाए तो संभवतः कल जो है कैबिनेट के सभी लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। उसके बाद क्या कुछ तरीके का जो कार्यभार रहता है। और एक जो इस बार जो अगर 2 डिप्टी सीएम के पास बात कर लीजिए तो दोनों डिप्टी सीएम के पास 9 विभाग था, तो 9 विभाग को बंटवारा कर दी जाती है। तो उसके बाद इस बार क्या नितिन नवीन को जो पुराने मंत्रालय था क्या पथ निर्माण मंत्रालय ही मिलेगा। और अगर नीरज बबलू की बात कर लिया तो नीरज बबलू के पास जो आईटी था क्या उनको आईटी मिनिस्टर बनाया जा सकता है या कोई और जिम्मेदारी दी जा सकती है, यह सबकी नज़र बनी रहेगी। उसके साथ साथ जो रत्नेश सदा है, बीते दिनों देखा कि रत्नेश सदा को लेकर भी सवाल उठते नजर आया कि जो एनडीए सरकार बनने के बाद जो जीतन राम मांझी की जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला प्रकोष्ठ के ज्योति मांझी, उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी की पार्टी के जो ज्योति मांझी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे भाई को इस बार नजरअंदाज किया गया। और उसके साथ साथ उस समय जो संतोष सुमन थे, संतोष सुमन को हम कोटे से बनाया गया था मंत्री। और इस बार जो है रत्नेश सदा को फिर से जेडीयू ने मंत्री का जिम्मेदारी दी है। और इसके साथ साथ जो कही जाए तो सभी लोगों को तो जिम्मेदारियां मिल गई है, लेकिन अब जो है कल तक संभवतः जो है सभी लोगों को विभाग बंटवारा कर दी जाएगी। जी उदय। बिल्कुल विवेक, एक और चर्चा जो सामने आ रही थी कि पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं तो उनके खेमे से प्रिंस राज को भी मंत्री बनाने की पेशकश थी, तो लगता है उनका नाम नहीं आया। तो ये भी अपने आप में एक सवाल है कि क्या इस तरह का कोई बात थी क्या इस तरह की? जी बिल्कुल, पशुपति पारस को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि आप पशुपति पारस को ऑफर भी दी गई थी बीजेपी की तरफ से कि प्रिंस राज जो हैं उनको बिहार में मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन इन्होंने उस जो प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसके बाद जो बता दें कि पशुपति पारस शाम में जो संसदीय बोर्ड की बैठक जो किए 3 बजे, उसके बाद 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें साफ तौर पर उन्होंने बीजेपी को एक चेतावनी दे डाला कि हमें अगर 5 जो लोकसभा का सीट अगर नहीं मिला तो हमारा रास्ता खुला हुआ है, हम स्वतंत्र हैं, कहीं भी जाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ देखना होगा इस पर बीजेपी क्या किस तरीके से उनको साधने में जुटती है। बीते दिनों देखा कि चिराग पासवान नाराज चल रहे थे, उनको बीजेपी ने किसी तरह मना लिया, लेकिन इस बार जो है उनके चाचा जो पशुपति पारस है वो नाराज चल रहे हैं। और उनके जो भतीजे जो हैं प्रिंस राज, उनको बिहार में जब मंत्रालय का ऑफर किया गया था लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन अब जो है अब क्या जो उन्होंने अल्टीमेटम जो दिया है कि हम लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि हमें अगर लिस्ट में नहीं 5 लोकसभा का सीट नहीं मिला तो हम आने वाले जो समय होगा उसमें हम अलग कदम उठा सकते हैं या अलग गठबंधन की ओर मूव कर सकते हैं। उन्होंने गठबंधन को नाम तो नहीं लिया, कहा कि अलग हम रुख अपना सकते हैं। साथ ही कहा कि नहीं तो हम इंडिविजुअल अपने पार्टी का जो है वो वहाँ पे लड़ेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने हाजीपुर सीट पर दावत हुआ कि हाजीपुर जो सीट है लोकसभा सीट, उस पर हम किसी हर हाल में वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जो है क्या बीजेपी कल जो इलेक्शन कमीशन का जो हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कल तक जो इलेक्शन कमीशन जो है तिथि का घोषणा कर देगी, लेकिन जो अभी जो तक बीजेपी में जो लिस्ट का दौर अभी भी जारी है कि किनको बिहार में कौन सी पार्टी को कितने
जो सीट मिलेगा, साथ ही साथ जो बता दें कि जितना नामांजी की पार्टी भी नाराज चल रही है, उसके साथ साथ जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो भी नाराज चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज चल रही है। दोनों को एक सीट का ऑफर किया गया था। उसके बाद पशुपति पारस जो है उन्होंने साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चेतावनी दे दिया कि हमें 5 सीट चाहिए। बीते दिनों जब देखा था उनसे, जब मीडिया सवाल करती थी कि क्या आपको अगर ऑफर नहीं करते हैं, बीजेपी अगर नहीं देती है सीट, सम्मानजनक सीट, तो क्या आप एनडीए के साथ में रहेंगे? तो उस समय उनका एक ही वक्तव्य रहता था कि हम मोदी के सिद्धांतों के साथ हैं, हम मोदी के साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन अब वो उनका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट बदल गया कि अब हमको सीट चाहिए, 5 सीट हमारे सिटिंग एमपी हैं तो उनका लिए तो हमें सीट चाहिए ही, अन्यथा नहीं सीट मिलती है तो हम अलग रुख अपनाएंगे। अगर उनकी बात कर लिया तो उनके साथ पशुपति पारस हैं और उसके साथ साथ बता दें कि प्रिंस राज हैं, वहीं चंदन सिंह हैं, और एक तरफ जो बीना देवी थी, वो बीना देवी तो चिराग के गुट में चली गई, और उसके साथ जो खगड़िया से जो सांसद हैं वो भी हैं। लेकिन वो भी, उन्होंने भी जब इस प्रस्ताव जो आया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जब उसके बाद उनका जो वक्तव्य आया, उनका साफ तौर पे कहना है कि चिराग हमें ऑफ अपने सीट पर देते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो हम खगड़िया से वहां से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में देखना होगा कि इस कदम के बाद पशुपति पारस का क्या रुख होता है। क्या पशुपति पारस जो उनको ऑफर की जा रही है कि 1 सीट आपको हम देंगे जो समस्तीपुर से, क्या समस्तीपुर से वो मानते हैं या नहीं मानते, यह सबकी नजर बनी रहेगी। क्योंकि अगर बात करिए समस्तीपुर सीट को लेकर तो वहां से उनके भाई रहा करते थे, भाई के बाद वहां भतीजा प्रिंस राज वहां से सांसद रहे, अब वो भी एक पारंपरिक सीट है उनकी, और इसके साथ हादीपुर भी सीट है। तो ऐसे में अब जो इलेक्शन जो बीजेपी का लिस्ट का ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी लिस्ट जारी करती है, उसके बाद ही हम कुछ अलग जो स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट देंगे, और अलग जो अगर गठबंधन तोड़ने पर भी मजबूर करते हैं तो हम गठबंधन भी तोड़ सकते हैं। जी उदय। चलिए विवेक, यानी कहा जा सकता है कि एक तरह से जो नए 21 चेहरे आए हैं तो तमाम समीकरणों का ध्यान रखा गया है और इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि इसका फायदा लोकसभा में भी मिल सके। जी बिल्कुल, साफ तौर पे इसका जो फायदा लोकसभा में भी देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि बिहार में जो जातिगत पॉलिटिक्स होता है और ऐसे में लोग कितने भी जो एजुकेटेड हो जाएं, लेकिन जो उन्होंने साफ तौर पे अपने जाति को ही प्रमोट करते हैं। अगर बिहार में यादव जाति की बात कर लिया तो 14% जातीय गणना के अनुसार उनका आबादी है। ऐसे में यादवों को भी इस बार जो मंत्रालय में बीजेपी भी जिम्मेदारी दी है, उसके साथ साथ जो जेडीयू तो पहले ही जिम्मेदारी दे चुके विजेंद्र यादव जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो भी, और उसके साथ साथ जो बता दें कि और बीजेपी की अगर बात कर लिया तो बीजेपी ने पहले ही यादव को साधने के लिए नंदकिशोर यादव को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बना दिया, और इसके साथ जो आज भी कई जो ऐसे मंत्री हैं जो नए जो 9 मंत्री जो है नए जो शपथ लिए हैं, वो उनमें भी कई लोग जो है यादव समाज से आते हैं, और ऐसे में साफ तौर पर यादवों को साधने के लिए भी जुट गई है बीजेपी। और बीजेपी किसी भी हर हाल में जो कही जाए तो बिहार में बहुमत चाहती है कि हम अपने बदौलत रहे यहाँ पे। क्योंकि जो बात कर लिया तो कुछ दिन पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 2014 के लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय हम बिहार की जनता हमको 31 सीट दी थी, और उसके बाद 2019 में 39 सीट दी थी। इस बार हमें बिहार की जनता से भरोसा है कि 40 की 40 सीट देगी। लेकिन अब इसका असर कितना पड़ता है, क्या 40 की 40 सीट फिर से क्या यहाँ एनडीए हासिल करती है, ये देखना होगा। या उसके साथ साथ जो बता दी कि जो जातिगत पॉलिटिक्स में बीजेपी कितना यहाँ पे अपना कुंभा जमाने में जुड़ती है, यह भी देखना होगा। उसके साथ साथ जो जेडीयू है, जेडीयू जो इस बार जो 11 ही मंत्री पर उनका विकेट आउट हो गया, तो क्या जेडीयू का क्या भविष्य होगा, यह भी सबकी नज़र बनी रहेगी। क्या जेडीयू सच में नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री के सामने घुटने टेक दिए, या प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को जो दबाव में जो कहिए तो पहले से जो मंत्रालय को लेकर जो चल रही थी खबरें कि बीजेपी ने लिस्ट ही नहीं दी है, लेकिन इस बार जो है अब सारा फाइनल हो गया, सारे लोग को जिम्मेदारियां भी दे दी गई। अब सबकी नज़र बनी हुई है कि लोकसभा सीट जो है कल तक जो इलेक्शन कमीशन जैसे ही डेट की घोषणा करती है उसके बाद सबकी निगाहें बनी रहेगी। क्या लोकसभा सीट में इस बार कितनी जेडीयू को मिलता है, क्योंकि जेडीयू 16 पे दावेदारी कर रही है, क्योंकि 16 उनका एमपी है, और ऐसे में और बीजेपी जो कह रही है कि हम 12 से 13 सीट दे सकते हैं। और उसके साथ साथ जो बता दें कि और भी जो अन्य
पुराने दल हैं, छोटे छोटे जो दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चाहिए, जीतन राम मांझी की पार्टी है, और एक बार जो चर्चा चल रही है कि मुकेश सहनी जो भी है वो भी बीजेपी एनडीए के साथ जा सकते हैं, वो भी जो कही जाए तो खगड़िया सीट पे वो भी दावेदारी कर रहे हैं। और ऐसे में साफ तौर पे जो है कि क्या इस बार बीजेपी क्या फिर से मुकेश सहनी को अपने पाले में लेती है या नहीं लेती है, देखने वाली बात होगी। क्योंकि बीते दिनों जब देखा था, जब 2019 के लोकसभा चुनाव के दरमियान, तो उस समय जब महागठबंधन में जो मुकेश सहनी शामिल थे, उन्होंने देखा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए, तो वहाँ पर जब जैसी सीट शेयरिंग की बात बनी और मुकेश सहनी को एक सीट का ऑफर किया गया था, उस समय उन्होंने साफ तौर पर जो वहाँ से उठकर निकल गए और सीधे तौर पे वो दिल्ली जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। उसके बाद जो उनको जो सीट दी जाती है, उसके बाद वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद बता दें कि उनके जो पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद बिहार सरकार में वो मंत्री भी रहते हैं। और इस बार जो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर खगड़िया पे वो दावेदारी कर रहे हैं। तो क्या अब मुकेश सहनी को बीजेपी साधने में जुटती है नहीं, या महागठबंधन की ओर मुकेश सहनी जाते हैं, सबकी नजर बनी रहेगी। और उसके साथ साथ जो बता दें कि जो चिराग पासवान को लेकर था चर्चा जो था, चिराग पासवान पर तो अब विराम लग गया। चिराग पासवान को बीजेपी अपने पाले में जुटा ली है। और बीते दिनों देखा कि जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात किया था, तो एक जो अच्छी तस्वीर सामने आई थी, दोनों को हंसते हुए मुस्कुराते हुए। और ऐसे में बीजेपी जो है किसी भी प्रकार का जो कही जाए तो अपने सहयोगी को अलग करने में नहीं लगे हुए, क्योंकि जैसे जो कहते हैं कि चिराग पासवान अपने आप को मोदी का हनुमान कहते हैं, और मोदी को भी राम धर्म पालन करना चाहिए। इसको लेकर साफ तौर पे जो है अब जो चिराग पासवान जो है कहीं जाने वाले नहीं। चिराग चलिए विवेक, अब देखने वाली बात ये होगी कि जो 21 नए चेहरे आए हैं और इन तमाम समीकरणों का बीजेपी जेडीयू को फायदा कितना मिलता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।